हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। मैं नितेश कुमार साहनी आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने विटामिन्स के बारे में आई होप कि अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए हम एक प्रैक्टिस करेंगे, राइट। आज हम एक नए सब्जेक्ट के या नए चैप्टर के साथ शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है जेनेटिक्स, राइट। आइए जानते हैं जेनेटिक्स के बारे में। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, अक्सर उनकी शक्ल क्या होती है, उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। हल्की फुल्की ही सही या ज़्यादा मिले, कभी ज़्यादा मिलती है, कभी हल्की मिलती है, कभी दोनों से मिलती है, फिर मदर से कभी ज़्यादा मिलती है, कभी फादर से ज़्यादा मिलती है। तो इसका एक कारण रहा होगा। तो ऐसा कारण नहीं है कि ये नोटिस हम लोग अभी कर रहे हैं। ये क्या है, डेट बैक अगर हम जाएंगे 8000 साल 10,000 साल पहले से, तो इसके बारे में नॉलेज ह्यूमन को एटलीस्ट उस समय ही हो गया था कि ऐसा कुछ होता है। तो होता क्या था, उन्होंने नोटिस किया कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होता है। ये बेसिकली एनसीईआरटी की लाइंस हैं। और आपका मैंगो ट्री से मैंगो ट्री होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने कैसे मतलब ये नॉलेज किया। तो उन्होंने जब उनको एग्रीकल्चर जब एक बार उन्होंने शुरू किया और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल शुरू किया, तो क्या किया उन्होंने। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, आपके वाइल्ड या जंगल में जो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो उनको क्या हुआ, उन लोगों ने खाना शुरू किया तो देखा कि ये ठीक है, हमारे लिए काम का है। तो काम का है, तो उसमें उन्होंने क्या सिलेक्शन किया। जैसे मान लीजिए उनके जंगल में 10 प्लांट्स हैं, 10 प्लांट में मान लीजिए ये वाला प्लांट क्या है आपका, इसमें जो सीड की साइज है वो अच्छी आ रही है। ये सीड एक प्लांट में 10 लग रहे हैं, बाकी दूसरे प्लांट में किसी में 6, किसी में 4। तो उन्होंने क्या किया, इस वाले प्लांट को क्या किया, सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उनके लिए ये डिजायरेबल कैरेक्टर जो था, अच्छा सीड और क्या है, नंबर ऑफ सीड, तो ये कैरेक्टर इनके अंदर ज्यादा था। तो इसके कारण उन्होंने डिजायर कैरेक्टर वाले प्लांट को क्या किया, सेलेक्ट किया और फर्दर उनको ग्रो किया। तो उसकी प्रोजेनी क्या हुई, दिन ब दिन इससे क्या हो गई, डिफर होते गई प्रोजेनी बाय प्रोजेनी। तो हजारों सालों में क्या हुआ, एक वो नई वैरायटी डेवलप हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें भारत में कि ये बहुत सारे काऊ पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा साहिवाल, सिंधी, थारपाकर। तो ये सारे क्या है, आपकी काऊ की वैरायटी या ब्रीड कह सकते हैं। एनिमल में ब्रीड यूज वर्ड हम करते हैं, प्लांट्स में वैरायटी। तो ये जो इतनी ब्रीड्स हैं वो कैसे डेवलप हुई, तो डेवलप उसका रीजन क्या था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। और कुछ पंजाब वाले एरिया में जैसे एक ब्रीड उन्होंने सेलेक्ट किया, उसको ब्रीडिंग करते रहे, तो वो साहिवाल में डेवलप हो गई। उसी को पाकिस्तान वाले सिंध एरिया में ले गए, उन्होंने सेलेक्ट करके उधर ब्रीडिंग कंटिन्यू करते रहे, तो उधर कौन सी हो गई, दूसरी आपकी ब्रीड डेवलप हो गई, उसको सिंधी कहने लगे। तो इसका मेन कारण क्या है, तो उस समय उन्होंने लोगों ने सोचा कि मतलब कुछ तो है जो कि क्या है, इस पे मतलब उसके पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है। तो उस समय बहुत ज्यादा मतलब एक साइंटिफिक आइडिया नहीं था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिफिकली, वो कौन थे, मेंडल साहब थे। तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट देखा। जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, किस पे किया था, गार्डन पी पे। तो उन्होंने देखा कि कैरेक्टर्स जो हैं एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जा रहे हैं, और उसका एक पार्टिकुलर पैटर्न है कि इसी पैटर्न में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। तो इससे उन्होंने साइंटिफिकली अनुमान लगाया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ना कुछ ऐसा चीज है जो कि क्या है, पेरेंट से उनके प्रोजेनी में जा रहा है, फिर उस प्रोजेनी को क्रॉसिंग करा रहे तो दूसरे प्रोजेनी में जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा स्टेबल चीज है, चीज तो है लेकिन वो स्टेबल है। स्टेबल के मतलब क्या, इस पेरेंट में रहा, वो किस में गया, उनके बच्चों में गया, फिर वो चीज कहां गई, उनके बच्चों में गई, यानी स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। और दूसरा क्या, इनका पैटर्न है एक तरीका। तो इसी को उन्होंने बोला, जो चीज स्टेबल है और उसका एक पार्टिकुलर पैटर्न है एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाने को, तो इसी वो अननोन चीज को उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, जीन। तो चलिए आइए जानते हैं मेंडल साहब के बारे में, फिर उनके धीरे धीरे उनके नेक्स्ट स्लाइड्स में या जैसे है उनके हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जेनेटिक्स शब्द होता है, तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ। जेनेटिक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल साइंस है। तो इसका ऐसे कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ, इसमें दो चीज की स्टडी करते हैं हम। पहली चीज होती है हेरिडिटी और दूसरी चीज होती है वेरिएशंस। हेरिडिटी क्या होती है, इट इज द पासिंग ऑफ वन कैरेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। दिस इज पासिंग ऑफ वन कैरेक्टर या जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसको ये बोल सकते हैं
इट इज द पासिंग ऑफ वन कैरेक्टर या जीन फ्रॉम वन प्रोजेनी टू द नेक्स्ट वन, राइट। अब वेरिएशंस क्या होती हैं, एक बार हमारी जो क्या हुई जीन्स एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में चली गई, तो फिर भी हम देखते हैं कि जैसे एक पेरेंट्स के अगर 4 या 5 संतानें हैं या 2 संतानें हैं, तो दोनों संतानें क्या अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, केस क्या है आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, तो क्या होता है कि जनरली उनमें कोई ना कोई डिफरेंस या मेनी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं, उन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। तो क्या हो गया, इट इज द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स बिटवीन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग। एक तो पिता, उनके माता पिता और बच्चों के बीच में जो डिफरेंस पाई जाए उसकी स्टडी भी क्या आती है, वेरिएशंस कहलाती है। और फिर उनके 2 बच्चे जो हैं, दोनों बच्चों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको भी जो स्टडी किया जाए वो भी किसके अंतर में आएगा, वेरिएशन। तो आप लोगों को क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो लिखा रहता है, पहला ऑप्शन रहेगा इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, राइट। उसके बाद दूसरा आते हैं, ये जिन्होंने इसकी स्टडी की थी उसको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, साइंटिफिक स्टडी की थी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आइए जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, इनका जन्म क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 1822 में, राइट। ऑस्ट्रिया को आजकल हम क्या बोलते हैं, चेकोस्लोवाकिया। आज क्या अगर पूछा जाए कि उस टाइम में क्या था, कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या था मेंडल के समय, तो उसको बोलते थे कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया। आज उसी कंट्री का हम नाम क्या बोलते हैं, चेकोस्लोवाकिया, राइट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स पे किया था। हनी बी पे किया था उन्होंने शायद रैट पे भी किया था, उन्होंने गार्डन पी पे किया था, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्लांट और एनिमल पे उन्होंने किया था। लेकिन वो उन्होंने बॉटनी या ये कह लीजिए प्लांट को प्रीफर किया। प्लांट को प्रीफर करने के पीछे भी उसका एक रीजन था। रीजन क्या था, जब मेंडल साहब छोटे थे तो इनके पिताजी क्या थे, एक फार्मर थे। तो फार्मर थे तो अपने ऑर्चर्ड में बहुत सारे मतलब काम किया करते थे। तो इनका भी क्या हुआ, ऑर्चर्ड में काम, ये भी बचपन में पिताजी के साथ काम किया करते थे। तो आप ये देखिए, जिस काम को आप बचपन में करें या फिर उसको करते रहें, तो उसमें आपकी क्या होती है, धीरे धीरे नेचुरली क्या हो जाती है, उसमें आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, ये गार्डन वगैरह हम काम करते थे तो प्लांट में इनका इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था, और इन्होंने किसको चुना था, गार्डन पी को। गार्डन पी को क्यों चुना था, उसके बारे में भी कुछ रीजंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, कितने सालों के लिए किया था, 7 ईयर्स। ये पूरा डिट्टो क्वेश्चन आता है कि मेंडल साहब फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इनका जन्म कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। आज उस कंट्री का क्या नाम है, चेकोस्लोवाकिया है। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कितने साल किया था, तो 7 ईयर्स किया था। कब से कब तक किया था, ये भी कुछ एग्जाम में आ चुके हैं। तो 1856 टू 1863 7 ईयर्स होंगे, राइट। फिर इन्होंने अपनी जो 7 ईयर्स की एक्सपेरिमेंट करी थी, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो उसके कुछ इन्होंने फाइंडिंग पाई थी। तो फाइंडिंग को इन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर में। उस पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, इस पेपर का नाम बहुत पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। किस सन में किया था इन्होंने, तो 1865 या 1865 में किया था। इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, गार्डन पी, उसका बोटेनिकल नाम है पाइसम सटाइवम। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे कि इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप क्या बोलेंगे, गार्डन पी। गार्डन पी का बोटेनिकल नाम पूछ दिया या साइंटिफिक नेम पूछ दिया, तो आप क्या बोलेंगे, पाइसम सटाइवम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर राइज होता है कि पाइसम सटाइवम जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है। तो क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, 2n बराबर कितना है, 14 है। 2n इक्वल्स टू 14। अगर कभी कभी पूछता है कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था हाइब्रिडाइजेशन का मेंडल साहब का, तो उसका n नंबर कितना है, n क्रोमोसोम नंबर, तो याद लिखिएगा, इसको हैप्लॉइड नंबर बोलते हैं। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, n बराबर 2n इक्वल्स टू 14। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट लेक्चर आइए देखते हैं। अब देखिए मेंडल की हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था। शायद वो लेक्चर लास्ट बता चुका हूं। अब ये जानिए कि मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था तो उस पर वो सक्सेस क्यों हुए, ठीक है। तो ये देखिए आप, वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए उसके लिए कई कारण थे।
पहला क्या होता है, गार्डन पी जो होता है वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। इजिली अवेलेबल की मतलब लोकेलिटी में हर जगह वो सब्जी उगाई जाती है, कहीं भी गांव में चले जाइए या किसी भी कंट्री में चले जाइए तो वो क्या हुआ, इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो इसकी जगह मान लीजिए पी की जगह मान लीजिए अखरोट उगाना चाहें तो अखरोट आपको तो वहां पे मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो बहुत कम एरिया में मिलेगा, बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या थी, बहुत इजी थी। दूसरी क्या है, कैरेक्टर क्या था, आपका जो ये प्लांट होता है क्या होता है, इसका लाइफ स्पान होता है बहुत छोटा होता है। लाइफ स्पान का मतलब क्या हो गया, अपनी वो कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं जनरली, लाइफ स्पान। तो इसका क्या होता है, 3 से 4 महीने होता है। आप देखे होंगे कि मटर कब लगाइए, आप दिसंबर के आसपास लगाते हैं, नवंबर दिसंबर, और किसी भी हाल में आपको फरवरी मार्च तक वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्लांट आपने सीड सोइंग किया और उसका हार्वेस्टिंग कब हो जाती है, आपकी 3-4 महीने में हो जाती है। तो इसका क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पान। इससे हुआ क्या कि इनका जो भी एक्सपेरिमेंट में समय लगने वाला था, समय क्या लगता है, आपने कोई चीज किया और उसकी फाइनल फाइंडिंग आने में। अगर वो मैंगो ट्री लगाते, सपोज दैट एक्सपेरिमेंट मैंगो ट्री पे किए होते, तो मैंगो ट्री का आज गुठली लगाते तो वो 10 साल तक इंतजार करते। वो क्या होता, गुठली 10 या 12 साल में क्या होता, वो मैंगो, उसमें नए मैंगो लगते, फिर 10-12 साल उस मैंगो से क्या करते, गुठली निकालते और फिर उस गुठली को फिर से बोते। तो क्या हुआ, अगले 10 साल में वो उसका दूसरा रिजल्ट आता। लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 से 4 महीने में था। तो अभी इन्होंने बोया, अभी सीड इन्होंने बोया और फिर 3-4 महीने में उसका रिजल्ट आ गया। फिर उन्होंने सीड इकट्ठा किया, फिर उसको 3-4 महीने में कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो किया और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया। तो पहला रीजन क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पान। दूसरा क्या था, इजी टू ग्रो एंड लेस आफ्टर केयर रिक्वायर्ड। इजी टू ग्रो मतलब क्या हुआ, इसके लिए बहुत ज्यादा वो नहीं है कि स्पेशलाइज इन्वायरमेंट चाहिए या स्पेशलाइज सॉइल चाहिए या इस टाइप का चीजें नहीं थी। उसको आराम से कहीं भी ग्रो कर दिया और बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं थी। तो क्या हुआ, एक बार आप ग्रो कर दिया, दिन में माली को बोल दिया खुद से एक पानी लगा दिया हफ्ते 2 हफ्ते में, उसके बाद छोड़ दिया, फिर 1-2 हफ्ते गए, आपने उसको वॉच किया और वो कर लिया। एक इसमें और भी रीजन था कि ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक चर्च के कंपाउंड में कर रहे थे या टेरेस उसमें प्रीमाइसेस में कर रहे थे। तो उसमें क्या था, इनके जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई भी आउटर हिंड्रेंस नहीं था। आउटर हिंड्रेंस किस सेंस में, जैसे आप लोग सपोज दैट खेतों में लगा दिया होता, अपने बागान में घर के पीछे लगा दिया होता, तो कोई हो सकता आके गाय भैंस या कोई भी आके उसमें चर लिया, उन्होंने खा लिया, तो उनका एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो गया। या फिर उसमें कोई स्ट्रे एनिमल आ गया जैसे कुत्ता वगैरह कुछ भी, तो उसमें दौड़ गया 2-4 बार, तो दौड़ने के कारण क्या हो गया, कई प्लांट टूट गए, तो कुछ फूल नष्ट हो गए, कुछ वगैरह, तो उससे क्या हुआ, उसका वो सारा प्रॉब्लम हो गया। तो ये चूंकि एक क्लोज प्रीमाइसेस में कर रहे थे तो इसलिए वहां पे कोई इस तरह का आउटर स्ट्रे एनिमल या इस टाइप के खाने पीने वाले नहीं थे, किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे। तीसरा क्या है कि चर्च था, तो चर्च में जैसे मान लीजिए उसमें लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना, या फिर लोग खुद भी एक होते हैं कि नहीं यार इसमें अगर ग्रो किया गया मंदिर में फ्लावर तो इसको हमें नहीं छूना चाहिए, इस टाइप की सेंसिबिलिटी होती है लोग में। तो उसके कारण भी क्या हुआ, उनका कोई भी डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट मटेरियल में नहीं हुआ, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन। आपको यहां पे समझना होगा कि प्योर लाइन क्या होता है। प्योर लाइन वो होता है कि जिसमें अगर उनको ब्रीडिंग किया जाए तो ब्रीडिंग करेंगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यार ब्रीडिंग का मतलब सेल्फिंग करेंगे, उनके माता पिता एक ही प्लांट के जो सीड रहेंगे 2 सीड उनको ग्रो करेंगे, फिर उनके अंदर ब्रीडिंग कराएंगे, तो उनके ऑफस्प्रिंग जो निकलेंगे या प्रोजेनी निकलेगी उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, जेनेटिक डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मटर प्लांट है जिसको सीड क्या है, राउंड है, फिर इसका उसी प्लांट पे दूसरा सीड लगा है, तो उसमें भी क्या रहेगा, सीड में कौन सी जीन रहेंगे, डबल आर। इससे अगर ग्रो करेंगे तो सारे प्लांट क्या होंगे, कैपिटल आर। तो देखिए उनके प्रोजेनी और इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो ऐसे जब स्टेज आ जाए आपस में ब्रीडिंग करते करते, जैसे माता पिता से ब्रीडिंग से जो संतान हुई, फिर संतानों में ब्रीडिंग कराएगी, फिर उनके संतानों में ब्रीडिंग कराएगी, फिर उसके संतानों में ब्रीडिंग कराएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। और रिपीटेड सेल्फिंग का मतलब हो गया कि माता पिता से ये निकले, उनसे बच्चे निकले, 2 बच्चे, तो इन दोनों बच्चों में फिर से ब्रीडिंग कराई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर इन दोनों बच्चों में ब्रीडिंग कराई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर इन दोनों में ब्रीडिंग कराई, उनके बच्चे। तो क्या होती है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर की जो होती है डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कम होकर एक स्टेबिलिटी पे आ जाती है और फर्दर ब्रीडिंग करने में कोई भी उनमें वेरिएशंस नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्टेज जो बन जाती है, ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं प्योर लाइन। समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे अगर नहीं समझेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा फिर से।
फिर उसके बाद क्या होता है, ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग। प्लांट दो तरह के होते हैं हमारे, एक सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, एक क्रॉस पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, लगभग एंथर और स्टिग्मा का वो जो होता है मैच्योरिटी पीरियड लगभग आसपास होता है। तो उसमें क्या होता है, और वो फ्लावर जनरली खुलते नहीं है, तो उसमें क्या होगा, सेम फ्लावर का पॉलन होगा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या होगा, जाके बैठ जाएगा या स्टिक करेगा, और वो क्या होगा, वहां से उनका गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में क्या होता है, इनमें होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो मेल और फीमेल होता है पार्ट फ्लावर के, उनका मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड होता है जनरली डिफरेंस। मान लीजिए फीमेल पहले हो गया मैच्योर और मेल क्या हो गया बाद में, तो भाई फीमेल मैच्योर हुआ उसका फ्लावर, तो क्या हो गया, उसके ऊपर किसी दूसरे प्लांट का जो उसके टाइम साथ साथ मैच्योरिटी हुई होगी उसका पॉलन आके इस पे बैठेगा। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फिर क्या हो गया, इजी सीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने जो इसको मटर लिया था, तो सबसे बड़ा एक कारण यह भी था कि मटर में हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखें तो 7 पेयर्स होते हैं, यानी सिर्फ कैरेक्टर देखें तो कितने, 7 कैरेक्टर हो गए। जैसे क्या होगा, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड कलर, स्टेम लेंथ, इस तरह के। ठीक है, तो ये कैरेक्टर 7 थे। लेकिन अगर कैरेक्टर जो उनको डिफरेंसेस दिया जाए, तो जैसे फ्लावर कलर है, तो फ्लावर कलर में 2 थे, एक रेड फ्लावर या उसको पर्पल फ्लावर बोलते हैं, और दूसरा क्या था आपका, व्हाइट फ्लावर। स्टेम लेंथ में क्या था, एक लेंथ बड़ी थी उसको टाल बोल दिया, दूसरे प्लांट की स्टेम क्या थी, शॉर्ट थी, उसको हमने डॉर बोल दिया। तो कैरेक्टर एक दूसरे कंट्रास्टिंग थे, तो 7 पेयर थे, और कैरेक्टर कितने थे, 7, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कि F1 प्रोजेनी वर फर्टाइल। इसका सबसे बड़ा ये बहुत फायदा था कि इन्होंने क्या किया, एक व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया और दूसरा क्या हुआ, रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया। ठीक है, इनमें क्रॉस किया, तो जो इसकी F1 प्रोजेनी हुई वो भी क्या थी, फर्टाइल। यानी फर्टाइल का मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए वो बच्चे आपस में सेल्फिंग करेंगे, इसका मतलब वो भी क्या है, वह अपने बच्चे को पैदा कर सकेंगे। तो ऐसी एबिलिटी अगर इनके बच्चों में आती है तो उसको बोलेंगे फर्टाइल संतान या फर्टाइल प्रोजेनी, राइट। लेकिन अगर आप देख लीजिए, एक क्रॉस होता है आपका हॉर्स, एक होता है डंकी। तो हॉर्स और डंकी में अगर आप क्रॉस कराएंगे तो उनसे बच्चे तो पैदा हो जाएंगे, राइट। किसी भी रेसिप्रोकल, किसी को मदर ले लीजिए, किसी को फादर ले लीजिए। अगर मान लीजिए मदर लेते हैं आप किसको, हॉर्स को मदर ले लिया, और फादर किसको ले लिया, डंकी को ले लिया, तो या आस को ले लिया, तो उससे जो निकलेगा आपका प्रोजेनी, उनसे बच्चे तो पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो उनसे बच्चे अगर उनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो संभव नहीं है कि वो आपस में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देंगे या बच्चे पैदा कर सकेंगे। लेकिन ये मटर के साथ नहीं था, वो आराम से बच्चे पैदा कर सकते थे, प्रोजेनी। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया F1 प्रोजेनी वर फर्टाइल। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण मेंडल साहब ने क्या किया, मटर के प्लांट को सेलेक्ट किया था एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, राइट। उसके बाद देखते हैं कि व्हाई ही बिकेम सक्सेसफुल। मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुए, तो देखिए उनके सक्सेस के पीछे बहुत कारण थे। क्या किया मेंडल ने, अपनी सारी जो एकेडमिक थी या जो भी पढ़ाई थी उनकी, वो क्या थे, मैथमेटिशियन थे, उनको मैथ्स में बहुत अच्छी नॉलेज थी, स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और वो क्या हुआ, नेचुरल साइंस में वर्क कर रहे थे, तो उसके साथ यानी बायोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। उनका एक्सपर्टीज किस में था, मैथ में था, और वर्क किस पे कर रहे थे, बायोलॉजी में। यानी उनका दिमाग दोनों में काम कर रहा था, मैथ और बायो दोनों में काम कर रहा था। लेकिन इनके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। सफल न होने के कारण यह था कि वो तो सिर्फ बायोलॉजी के उससे रिगार्डिंग देखते थे, ठीक है, या तो फिर मैथ्स वाले थे तो मैथ के हिसाब से देखते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कंबाइन नहीं किए थे। इन्होंने दोनों नॉलेज के क्या किया था, इंटरकनेक्ट किया था। कैसे किया था, इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो भी अपने प्लांट लिए थे, हमने बताया था 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर थे, तो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर थे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, ठीक है, 3 कैरेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। तो ये मान लीजिए फ्लावर कलर वाले कैरेक्टर है, ये मान लीजिए स्टेम लेंथ वाले कैरेक्टर है, और ये मान लीजिए आपका क्या, पॉड कलर वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इसके लिए अलग क्यारी में या अलग प्लॉट में सारे मटर बोए थे, जिसमें सिर्फ उनको क्या डाटा लेना था, फ्लावर कलर का लेना था, उसके अलावा कोई भी डाटा इनको नहीं लेना था, ठीक। दूसरा ले लिया स्टेम लेंथ है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग क्यारी में प्लांट्स को ग्रो किया और उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराया। उसके बाद जो उनका रिजल्ट आया उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या देखा था, स्टेम लेंथ को देखा था, इसके अलावा ना फ्लावर कलर देखा, ना पॉड कलर, कुछ भी नहीं, सारी चीज भूल के सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखा था स्टेम लेंथ। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट जैसे पॉड कलर, इन्होंने पॉड कलर अगर चुना
तो अलग क्यारी में उस प्लांट को ग्रो किया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखा, पॉड कलर। इसके अलावा स्टेम लेंथ, फ्लावर, कुछ भी जो है बाकी 6 कैरेक्टर उनको बिल्कुल अवॉइड कर दिया। तो इससे जो डाटा मिला, तो डाटा क्या हुआ, बहुत बड़े अमाउंट में था और उसका उन्हें डाटा का मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका मैथ का नॉलेज लगाया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, यानी कि इसका निकाला कि क्या रेशियो में आ रहे हैं, क्या रेशियो में नहीं आ रहे हैं, प्रोजेनी में कितने अपने माता पिता से मिलते हैं, कितने अपने माता पिता से नहीं मिलते, कितने हैं कि दोनों से नहीं मिलते, कितने हैं दोनों से मिलते हैं। इस तरह का एनालिसिस उन्होंने किया। तो उसी को हम बोलते हैं ही यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक, इन हिज एक्सपेरिमेंट। समझ गए। फिर आते हैं सैंपल साइज वॉर वेरी लार्ज। देखिए अलग अलग सिर्फ चूंकि एक कैरेक्टर को देखा और मान लीजिए उन्होंने 1000 प्लांट ले लिया, एक क्यारी में 1000 मटर बोए, तो उसके वजह से जो 1000 मटर से प्लांट से जो अलग मटर निकले उनके प्रोजेनी में, नेक्स्ट प्रोजेनी में, वो क्या होंगे, 10,000 प्लांट रहे होंगे, सॉरी 10,000 मटर रहे होंगे। उसको ग्रे किया होगा तो उससे क्या होगा, 10,000 प्लांट्स बने होंगे। तो क्या हुआ, उनके पास एक बहुत बड़ा क्या हुआ, सैंपल था। तो बहुत बड़े सैंपल में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है और उससे क्या होता है, आपका जो एक्सपेरिमेंट आता है लगभग ट्रू, मतलब होता है 100% तो नहीं बोलेंगे, लगभग आइडियल के आसपास होता है। इसलिए वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा सक्सेस हुए। फिर नेक्स्ट क्या था, कैरेक्टर्स चूजन बाय हिम वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या था, उन्होंने जो कैरेक्टर जो लिया था, तो वो जो इसको कह लीजिए बाइलक जो भी कह सकते हैं, तो उसके जो उन्होंने कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, जैसे मान लीजिए उन्होंने फ्लावर कलर लिया, तो वो क्या हुआ था, उस पर फ्लावर, जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 कैरेक्टर एक साथ लेते हैं, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने जैसे क्या ले लिया, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे मोनो हाइब्रिड में तो सिर्फ फ्लावर कलर को देखेंगे, बाकी कुछ को नहीं देखेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उन्होंने डाई हाइब्रिड में उन्होंने 2 कैरेक्टर एक साथ ले लिया था। दो कैरेक्टर में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक उन्होंने ले लिया था मटर का शेप और दूसरा मटर का क्या ले लिया, शेप ले लिया, दूसरा उनका क्या ले लिया, कलर। तो शेप ले लिया और कलर, ये 2 कैरेक्टर हो गए। तो 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इन्होंने जो 2 कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किए थे, वो बाइलक क्या थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या अगर क्रोमोसोम पे एक ही क्रोमोसोम पे भी थे तो वो क्या थे, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, जिसके कारण क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर और वो सॉरी लिंकेज की संभावना क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या उनके सक्सेस के राज थे। तो पहला, बायोलॉजी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई किया था। दूसरा, सैंपल साइज उनका लार्ज था। और तीसरा क्या था, कैरेक्टर चूजन बाय हिम वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होंगे बाकी के, इसके बाद जो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद लॉ ऑफ मेंडल जो होते हैं, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, जो क्या होते हैं आपका डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ आपका प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये क्या होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कीप वॉचिंग, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए और थोड़ा पढ़ के आइएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।